देखिए आपका कौन सी धारा लिखवाई जा रही थी, देखिए तो 103 लिखिए। हेडिंग डलवा गया था ना, केवल लिखिए विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार। हेडिंग डाल लीजिए तो विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार। उसमें लिखिए आगे, यदि अभियुक्त न्यायालय से चाहता है कि यदि अभियुक्त न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय किसी विशिष्ट तथ्य में विश्वास करे कि न्यायालय किसी विशिष्ट तथ्य में विश्वास करे, तब उस विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार तब उस विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है। तब उस विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है। दृष्टांत, हेडिंग डालिए नीचे, दृष्टांत या एलेस्ट्रेशन। क अपराध का अभियुक्त क सिंगल इन्वर्टेड काम में घेर दीजिएगा। क अपराध का अभियुक्त न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि न्यायालय यह विश्वास करे कि वह अपराध के समय घटना स्थल से बहुत दूर था। वह अपराध के समय घटना स्थल से बहुत दूर था। इस बात को साबित करने का भार अभियुक्त पर ही होगा। इस बात को साबित करने का भार अभियुक्त पर ही होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, धारा 105 सेक्शन 105। हेडिंग डालिए, धारा 105, यह साबित करने का भार की यह साबित करने का भार की अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। दो लाइन में इसको समाहित करिए। यह साबित करने का भार की अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। अभियुक्त पर होगा। अभियुक्त पर होगा माने अगर ये चाहता है कि वह न्यायालय विश्वास करे कि ये जिस समय अपराध किया था वह अनसाउंड माइंड था, तो सबूत का भार किस पर होगा? ए पर। कौन सी धारा? 105। अगला लिखिए, धारा 106। हेडिंग डालिए, धारा 106
हेडिंग डालिए, विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। ये हेडिंग है। इसके बाद लिखिए, जबकि कोई तथ्य विशेषतः, जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, कामा दीजिएगा, तब उस तथ्य को साबित करने का भार, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है, उस पर है। दृष्टांत लिखिए या उदाहरण या दृष्टांत या एलेस्टेशन। यहाँ एक उदाहरण सेट करिएगा जो पॉपुलर उदाहरण है रेल का टिकट का, वहीं आपको सेट करना है। लिखिए, ख पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। ख पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। यह साबित करने का भार की, यह साबित करने का भार की उसके पास टिकट था, यह साबित करने का भार की उसके पास टिकट था। ख पर होगा, ख पर होगा यानी कि यात्री पर ही होगा, यानी कि अभियुक्त पर होगा, ख पर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन आपका टिप्पणी में ही बनता है वह देखा जाए। आपका उत्तरजीविता की उपधारणा यानी कि जीवित होने की उपधारणा या लिविंग होने की उपधारणा, और दूसरा सिविल डेथ की उपधारणा या मृत्यु की उपधारणा। या तो उत्तरजीविता पूछ ले या मृत्यु की उपधारणा पूछ ले, ज़्यादा चांस दोनों का भी है कि जीवित और मृत्यु होने की उपधारणा पर टिप्पणी लिखिए। तो दोनों पूछे तो सेक्शन 107, 108 लिखना है। अगर केवल उत्तरजीविता की उपधारणा पूछे तो सेक्शन 107 लिखना है, और मृत्यु की उपधारणा या अनुमान पूछे तो सेक्शन 108 लिखना है। कम से कम 2 से 3 केस कवर करिएगा। एक आर बनाम लमले का केस करिएगा और दूसरा मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली का। 2 केस हर हाल में आपको लिखना ही होगा। और आर बनाम लमले का केस इस बार प्री में भी आया था और मेंस में भी लिखा जाएगा। तो फिर एक बार आपका भूमिका पहले देखिए, अगर दोनों आ जाए तो मिक्स करके ही हम पढ़ाते हैं आपका दोनों को। आइए देखा जाए एक एक करके। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 107 में जीवित होने की उपधारणा अर्थात उत्तरजीविता की उपधारणा लिविंग होने का अनुमान, जबकि 108 में मृत्यु के अनुमान के बारे में प्रावधान किया गया है। ये अनुमान विधि के अनुमान है, यानी कि ये उपधारणा विधि की उपधारणाएं हैं, लेकिन खंडनीय है, यानी कि इसका विरोध किया जा सकता है
इसको खंडित किया जा सकता है। धारा 107 तब लिखना है। अब धारा 107 तुरंत कवर करना है कि सेक्शन 107 बेयर एक्ट देखिए। बेयर एक्ट उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। अर्थात जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह दर्शित किया गया है, यह इंडिकेशन किया गया है, न्यायालय को यह बता दिया गया है कि वह व्यक्ति 30 वर्ष के भीतर यानी कि पिछले 30 वर्ष के भीतर वह व्यक्ति क्या था, जीवित था, तब यह साबित करने का भार कि वह मर गया है उस व्यक्ति पर है जो उसे प्रतिज्ञात करता है। देखिए आपका फिर एक बार बेयर एक्ट तोड़ लेना है, यानी कि जो भी पढ़िए, जो हमने बेयर एक्ट की बातें बताई वह तोड़ लेना है। पहली बात यह आई कि न्यायालय में क्वेश्चन या विवाद या डिस्प्यूट इस बात को लेकर होना चाहिए कि क्या कोई व्यक्ति जीवित है कि मर गया है। ये पहला नियम। दूसरा नियम आपका यह न्यायालय में दर्शित किया जाता है कि जो वह व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में माने वह व्यक्ति पिछले 30 वर्षों के अंदर जीवित था। दूसरी बात यानी कि लेकिन विवाद क्या है, प्रश्न क्या है, क्वेश्चन न्यायालय में क्या उठा है कि कोई व्यक्ति मर गया है कि जीवित है। और ए यह दिखाता है, एक पक्षकार बना लिया जाए कौन, ए, कि हजूर पिछले 30 वर्षों के अंदर वह व्यक्ति जीवित था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा। उपधारणा करेगा को व्यापक कर देना है थोड़ा बहुत। न्यायालय यह अनुमान लगाएगा, अर्थात अनुमान लगाने के लिए बाध्य है, सबूत की मांग नहीं करेगा। तो क्या अनुमान लगाएगा, क्या कोर्ट प्रिजम्पशन करेगा कि वह व्यक्ति आज भी जिंदा है, यानी कि वह व्यक्ति आज भी क्या है, जिंदा। अगर कोई पक्षकार ये कहता है कि हजूर वह व्यक्ति तो मर गया है, तो वह व्यक्ति मर गया है, इस बात के बारे में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जो यह कहता है कि यह व्यक्ति अब क्या हो गया है, मर गया है। इसका मतलब ये हुआ, एक उदाहरण से देखिए। ये कहता है कि न्यायालय में ये दर्शित करता है कि हजूर जो ये सी हैं उसके बारे में पिछले 30 वर्षों से सुना गया है। तो पहला नियम ये निकला कि अगर ये इतना साबित कर दे तो न्यायालय इस बात का अनुमान लगाएगा, कल्पना करके चलेगा कि सी आज भी क्या है, जिंदा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अब ये कहे कि हजूर हजूर विश्वास करिए कि वह व्यक्ति मर गया है, तो मरा हुआ साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो न्यायालय से कहता है कि आप विश्वास करिए कि यह व्यक्ति जिंदा नहीं है बल्कि क्या है, मर गया है। तो मान लीजिए दूसरा पक्षकार भी था और भी ये कहता है कि हजूर जो सी है अब जिंदा नहीं है, तो सी जिंदा नहीं है, मर गया है। अब इस बात को साबित करने का भार ए पर नहीं होगा, बल्कि जो कहता है कि जिंदा नहीं है न्यायालय विश्वास करे, तो कौन कहता है कि अब ये जिंदा नहीं है, बी, तो सबूत का भार किस पर होगा, बी पर। यानी कि यह विधि की उपधारणा है लेकिन खंडनी है। विपरीत साक्ष्य देकर इस जीवित होने की उपधारणा का क्या किया जा सकता है, खंडन किया जा सकता है।
107 का व्यवहारिक रूप 108 में दिया गया है। दोनों धाराएं एक दूसरे की पूरक हैं, विरोधाभासी नहीं है। 108 आपका 107 का परंतुक है, प्रोविजो है। और 108 में मृत मृत की उपधारणा की जाती है। और जब मृत की उपधारणा कर ली गई तो जीवित होने का माने जो मृत्यु का खंडन किया जाता है तो 108 लागू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कब बर्डन ऑफ प्रूफ एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार पर शिफ्ट हो जाता है। इसका सबसे उत्तम उदाहरण धारा 107 और 108 प्रस्तुत करती है। तो तुरंत पहले बेरेक्ट देखिए 108 क्या कहती हैं, तब दोनों को लास्ट में मिक्स किया जाएगा और तब केस के माध्यम से हमें चलना है। लेकिन पहले बेरेक्ट की जो बातें हैं वह समझनी है। देखिए आपका धारा 108 के तहत आपका सिविल डेथ या दीवानी मृत्यु या आपका नागरिक मृत्यु या डेथ की उपधारणा की जाती है। तो डेथ की उपधारणा में आपका क्या प्रावधान है, अब ये देखिए धारा 108 बेरक देखिए सब यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना गया जीवित है। यानी कि देखिए परंतु जबकि प्रश्न ये है कि क्या कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह साबित किया गया है कि उसके बारे में 7 वर्ष से उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकतया सुना होता। तब यह साबित करने का भार कि वह जीवित है उस व्यक्ति पर चला जाता है जो उसे प्रतिज्ञात करता है। यानी कि धारा 108 के तहत पहली बात आपका क्या साबित करनी पड़ेगी, पहला न्यायालय में विवाद ये है कि क्या कोई व्यक्ति जीवित है या मर गया है। आप कहेंगे कि 107 में भी तो यही विवाद था कि कोई व्यक्ति जीवित है या क्या हो गया है, मर गया। तो 107 में क्या दिखाया जाता था कि हजूर ये पिछले 30 वर्षों से जीवित हैं, 30 वर्ष पहले सुना गया था। यानी कि पिछले 30 वर्षों के अंदर ये क्या रहा है, जीवित। तो न्यायालय ये अनुमान लगाएगा कि यह आज भी क्या है, जीवित है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ये मर गया है तो वह साबित करे कि वह व्यक्ति अब कहाँ पहुँच गया है, ऊपर। तो ये किसकी उपधारणा की गई थी 107 में, जीवित होने की। 108 थोड़ा फिर एक बार 108 देखिए, न्यायालय में विवाद इस बात को लेकर है कि क्या कोई व्यक्ति जीवित है या मर गया है। और न्यायालय में ये दिखाया जाता है, यानी कि न्यायालय में यह प्रूफ किया जाता है, साबित किया जाता है कि हजूर इस व्यक्ति के बारे में पिछले 7 वर्षों से उन व्यक्तियों ने कुछ नहीं सुना जो सुनते, जो स्वाभाविकता सुनते यदि यह जिंदा होता। तो अगर आप इतनी बात दर्शा देते हैं कि हजूर इस व्यक्ति के बारे में उन पिछले 7 वर्षों से उन व्यक्तियों ने कुछ नहीं सुना है जो सुनते, स्वाभाविकता सुनते, अमूमन सुनते, यदि यह क्या रहता, जिंदा, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा। तो तुरंत फिर आपका व्यापक करना है, उपधारणा करेगा मतलब न्यायालय अनुमान निकालने के लिए बाध्य होगा। यह विधि की कल्पना होगी, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होगा, लेकिन यह खंडनीय उपधारणा है। अर्थात न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि अब ये व्यक्ति मर गया है,
चूंकि निश्चायक सबूत है नहीं, अतः ऐसी दशा में अगर कोई व्यक्ति ये कहता है न्यायालय में आकर कि हजूर ये मरा नहीं है बल्कि क्या है, जिंदा है, तो वह साबित करे कि यह व्यक्ति जिंदा है। यानी कि जिंदा होने का साबित करने का भार किस पर होगा? 108 में तो जो न्यायालय से प्रतिज्ञात करता है, मांग करता है कि हजूर ये मरा नहीं है बल्कि क्या है, जिंदा है, तो देखिए उपधारणा मृत्यु की जाती है, लेकिन ये उपधारणा खंडनीय है। और दूसरा पक्षकार क्या साबित करके इस अनुमान को काट सकता है कि हजूर ये व्यक्ति क्या है, मर गया है कि जिंदा है? जिंदा है। अब ये समस्या आई कि ये जो दोनों धाराएं हैं आपका एक दूसरे की पूरक ही हैं, विरोधी नहीं है, और आपका अब केस के माध्यम से चलना है, तो नियम जानना है दो तीन, वो लिखना ही पड़ेगा। धारा 107 तथा 108 के तहत जीवित कब से जीवित था या किस समय जीवित था, या 108 में किस समय, किस तिथि पर और किस स्थान पर इसकी मृत्यु हुई, इस बात की कोई उपधारणा नहीं की जाएगी। बस उपधारणा ये की जाएगी कि अब ये व्यक्ति क्या हो गया है, मर गया। अब इस बारे में कोई अनुमान न्यायालय नहीं निकालेगा कि यह किस तारीख को मरा, किस स्थान पर मरा, किस तिथि पर मरा। जो पक्षकार न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय ये विश्वास करे कि यह 2 जनवरी को आपका बनारस में दिन में 10 बजे मरा है, तो उसे इस बात को कोर्ट में क्या करना पड़ेगा? साबित। यानी कि इसका मतलब कि मृत्यु की उपधारणा की जाती है मृत्यु के समय, तिथि और स्थान की नहीं। ये सब बातें अलग से न्यायालय में क्या करनी पड़ेंगी? साबित। अब ऐसी दशा में पहला जो लीडिंग केस यूपी में लिखिएगा आपका, वह मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली का इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। इस केस में यह निर्णय दिया गया। यह केस 107 और 108 पर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो हमने बताया वही बात लिखनी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट बता दिया कि धारा 108 के तहत केवल मृत्यु की उपधारणा की जाती है, मृत्यु के समय या तिथि या स्थान की नहीं। जो व्यक्ति आपका ये चाहता है न्यायालय से कि न्यायालय विश्वास करे कि यह व्यक्ति इस तिथि को, इस स्थान पर, इस समय पर मरा है, उस व्यक्ति को ये बात न्यायालय में अलग से क्या करनी पड़ेगी? साबित। दूसरा केस आर बनाम लमले का है, जहाँ की बाइगेमी वाला केस है। तो फिर आपका याद रखना है, एक एक व्यक्ति जब विदेश जाता है और विदेश जाता है, पत्नी परेशान है पिछले 7 वर्षों से, जब से विदेश गया तब से कोई अता पता नहीं है। पूरा पत्नी ने प्रयास किया लेकिन कोई अता पता नहीं है। तो ऐसी दशा में जैसे ही 7 वर्ष बीता, पत्नी ने उसके बाइगेमी कर ली, दूसरा विवाह कर लिया, और 7 वर्ष के बाद पति महोदय वापस आते हैं, पत्नी पर मुकदमा करते हैं बाइगेमी का, दुर्विवाह का। पत्नी बचाव लेती हैं। ये 494 आईपीसी में भी बचाव है। मैं बता दूं, 494 और 495 जो आईपीसी की 2 धाराएं दुर्विवाह की हैं, वहाँ भी ये बचाव के रूप में क्या है, मान्य है। उदाहरण वहाँ दे सकते हैं, एक लाइन, इसमें कोई शक नहीं है। लमले का पहले केस देख लिया जाए। पत्नी बाइगेमी के लिए दंड की भागी नहीं मानी गई। क्यों नहीं मानी गई? क्योंकि 7 वर्ष बीत चुका था और 108 के तहत अब ये मान लिया गया था कि भले वास्तव में पति जिंदा हो, लेकिन कानून ये मानकर चलेगा
कि पति अब क्या हो गया है, मर गया है। इसी के साथ हमने कल आईपीसी में एक और केस बताया था, सेम केस था, थोड़ा 7 वर्ष में 1 दिन ही कम था। और वह कौन सा केस था? क्वीन बनाम टाल्सन का। कल बताया गया था आईपीसी में, फिर हम बता रहे हैं एक बार इसी को। क्वीन बनाम टाल्सन का भी केस महत्वपूर्ण है। क्वीन बनाम टाल्सन के केस में जो श्रीमती टाल्सन थी, उनका विवाह टाल्सन से हुआ था। टाल्सन विदेश गया और उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं मिला। उसकी पत्नी मित्रों से, उसके साथियों से तमाम खोजबीन की। जब 7 वर्ष में 1 दिन कम था अभी, तब तक उसकी स्त्री ने बाईगेमी कर ली। और उसी के बाद 2-3 बार टाल्सन आ गया, अपनी पत्नी पर दुर्विवाह के लिए मुकदमा किया। निचले न्यायालय ने 1 दिन का दंड दिया, लेकिन जब क्वीन बेंच डिवीजन में मामला पहुंचा, मैंने ऊपर के न्यायालय में, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, तो उसने बाइज्जत बरी कर दिया श्रीमती टाल्सन को और कहा कि इसका इरादा इस कार्य को करने का नहीं था। विवाह गुपचुप तरीके से नहीं हुआ था, खुलेआम हुआ था और सबको बुलाकर हुआ था। ये भी सतर्क रहना है। अगर इसके मन में चोर होता कि हम 7 वर्ष से पहले ही विवाह कर लें, तो आपका लोगों को क्यों बुलाती? ये भी सिद्ध किया गया कि दुर्भावना में इसने कार्य नहीं किया। कैसे किया? सद्भावना में। तीसरी बात आप आईपीसी से जोड़ सकते हैं, और वह आप जोड़ सकते हैं, आपका कह सकते हैं कि सेक्शन 494 और 495, कि जहाँ तक बाईगेमी के मामले हैं, गेमी के मामलों में अगर पति या पत्नी पिछले 7 साल से लापता हैं और उन व्यक्तियों ने उनके बारे में कुछ नहीं सुना, अगर वे जीवित रहते तो स्वाभाविकतः वे व्यक्ति क्या करते? उनके बारे में सुनते, तो सिविल डेथ मान लिया जाएगा। और 7 वर्ष के बाद अगर पति पहला या पत्नी बाईगेमी करते हैं, तो 494 और 495 के तहत वह सजा के हकदार नहीं होंगे। जहाँ तक उत्तराधिकार में भी यही नियम लागू होता है। अगर किसी का पिता था, पिछले 7 वर्ष से लापता है, तो ऐसी दशा में 7 वर्ष बाद आप अपना नाम चढ़वाने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हजूर हमारे पिताजी पिछले 7 साल से गायब हैं, गुम हो गए हैं, अता पता है नहीं। खूब हमने प्रयास किया, देखिए पुलिस को भी सूचना दी, पुलिस भी नहीं खोज पाई। अतः पिता का नाम काट के हमारा नाम क्या किया जाए? आपका खसरा खतौनी में दर्ज किया जाए। तो कई लोग गायब भी कर देते हैं, यानी कि माता पिता को क्या करते हैं? तो कबीरा इस संसार में भांति भांत के लोग, कोई लड़का ऐसा भी मिलेगा जो माता पिता की परम सेवा करेगा, तो कोई ऐसा भी मिलेगा जो 2 बूंद के चक्कर में या अफीम के चक्कर में या ड्रग्स के चक्कर में या इत्यादि चक्कर में, अब इत्यादि का उदाहरण नहीं दिया जाता अब इत्यादि शब्द मौर्य जी समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, चाय के भी चक्कर में हो सकता है। चाय पिए थे कि नहीं आज शाम को? चलिए ठीक है, वहीं गए थे ना जहाँ जाते हैं अब क्या कहते भाई, मौर्य जी नाराज नहीं होते। उदाहरण वैसे ही लोगों पर दिया जाए कि भाई जो नाराज न हो। जिस दिन आपको लगे कि हमें नाराजगी हो रही है, तो भाई इशारा करके बता दीजिए फोन से, उसी दिन से उदाहरण क्या हो जाएगा, आप पर बंद हो जाएगा। वैसे उदाहरण चलता रहेगा तो कुछ न कुछ कानून में शब्द क्या करेंगे, निकलते ही रहेंगे। तो फिर एक बार बैक होइए। तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं। कम से कम 2 केस जरूर लिखिएगा, मैं बता दूं कौन कौन से। एक आपका कह सकते हैं कि आर बनाम लोमले लमले, आपका कह सकते हैं बाईगेमी से हैं, दुविवाह से। और दूसरा आपका मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली। और कोरिलेट करना चाहते हैं तो उत्तराधिकार का कर सकते हैं। सबसे अच्छा कोरिलेशन आईपीसी में भी कर सकते हैं, आपका बाईगेमी में कि 7 वर्ष।
और इतना 2 केस पर्याप्त होगा, क्योंकि टिप्पणी में बनेगा तो 1.5 से 2 पेज में हम भी लिखवाते समय निपटा देंगे। इस हाँ हाँ, तो वही तो हमने बताया, और क्या बताया। दीवानी मृत्यु, नागरिक मृत्यु, और क्या हुआ। सिविल डेथ मतलब कि ये माना जाएगा कि आप मर गए हैं कानूनी तौर पे। मारा नहीं गया, कानून मार देगा, आप जिंदा ही हैं भले ही, लेकिन कानून मान लेगा कि आप मर गए, इसी को तो सिविल डेथ कहेंगे। फिर एक बार समझिए, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। कानूनन ये मान लिया जाएगा कि आप मर गए हैं, भले ही आप कहीं जिंदा हो, इसी को सिविल डेथ कहते हैं। भले वो कहीं पहाड़ में, कंदरा में, या भूले भटके कहीं जंगल में छुपा हो, घूम रहा हो, या पागलों जैसे किसी स्टेशन पर हो, उससे हमें मतलब नहीं है। खूब खोजा गया 7 वर्ष तक, लेकिन वह मिला नहीं। अब ये नहीं कि बैठ जाइए, मैंने आप खोजिए। ये भी नियम है कि उन लोगों ने नहीं सुना, उनके बारे में जो स्वभावतः क्या करते सुनते। अगर अगर मान लीजिए कहीं लेटर आ गया हो बीच में, तब नहीं माना जाएगा। कभी बीच में एक बार भी फोन आ गया, तब नहीं माना जाएगा। या किसी मित्र ने सूचना दी कि आपका पति यहाँ देखा गया था, इस कंदरा में, इस जंगल में, तब भी नहीं माना जाएगा। क्योंकि आपका स्पष्ट मान ये साबित किया जाएगा कि पिछले 7 वर्षों से उन व्यक्तियों ने कुछ नहीं सुना जो स्वाभाविकता सुनते, अमूमन सुनते, अगर वह व्यक्ति क्या रहता, जिंदा। तो सिविल डेथ मतलब कानूनी मृत्यु होती है, कानून के तहत मरा हुआ माना जाएगा, भले वह वास्तव में क्या हो, जिंदा। फाउंडेशन याद रखिए। अगला देखिए भाई आपका, इसके बाद 109 से भी क्वेश्चन नहीं बनता। 110 से हल्का सा भले बन जाए आपका, स्वामित्व के बारे में सबूत का भार, लेकिन उतना लिख लेंगे, इतना बता दिया गया है कि कब्जा स्वामित्व का प्राइमा फेसाई क्या होता है, एविडेंस। 111 से आपका समस्यात्मक क्वेश्चन बन सकता है। तो समस्यात्मक क्वेश्चन उठाया जाए। अब पहला समस्यात्मक क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, पहली समस्या उठा रहे हैं। देखिए भाई, कक्षिकार द्वारा, कक्षिकार मने मुवक्किल, ना है तो नए लोग लिख लें क्लाइंट। कक्षिकार का मतलब, दृष्टांत हम 111 का पढ़ रहे हैं। पहला, कक्षिकार द्वारा अटार्नी के पक्ष में, अटार्नी न आए तो वकील साहब लिख लीजिएगा आसान भाषा में, वकील साहब। यानी कि एक तरफ क्लाइंट या मुवक्किल, और दूसरा क्या हो गया, न समझ में आए तो वकील। तो कक्षिकार द्वारा अटार्नी के पक्ष में किए गए विक्रय का सद्भाव यानी कि गुड फेथ में होना कक्षिकार द्वारा लाए गए वाद में प्रश्नगत है, ये देगा। अब इसमें देगा संव्यवहार सद्भाव में किया गया था, इस बात को साबित करने का भार किस पर होगा, इसकी व्याख्या करिए, यही शब्द देगा। तो कैसे आपको शुरू करना है इस समस्या को, तो आप ये लिखेंगे कि प्रस्तुत समस्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 111 पर आधारित है। फिर ए जरूर लिख दीजिए, न आए तो भाई ना करिए ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि जैसे ही आपने गलत सेक्शन लिखा वैसे पूरा आपका 0 नंबर हो जाएगा। समस्या न आए तो न करिए, अगर आपको समस्या सटीक आ रही है तभी करिए, क्योंकि एक गलती कितना नंबर दिलवा देगी, 0। धारा, हाँ, अगर कोई समस्या केस पर आधारित है तो वह केस लिखना पड़ेगा, और बेयर एक्ट में कहीं दिया गया है तो वह धारा जरूर लिखना पड़ेगा। तो ये पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत समस्या इस धारा पर आधारित है। फिर धारा में क्या बात कही गई है वह लिखना पड़ेगा। तो धारा 111 में कौन सी बात कही गई है, ये वहाँ आपको हर हाल में लिखना ही होगा। तो धारा 111
उन संव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जिसमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है। तो जहाँ की उन पक्षकारों के बीच संव्यवहार के सद्भाव या गुड फेथ के बारे में प्रश्न है, जिनमें से एक दूसरे के प्रति सक्रिय विश्वास की स्थिति में है, वहाँ उस संव्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार उस पक्षकार पर है जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में है। इसकी व्याख्या नहीं करनी है, लेकिन हम चूंकि बेयरेक्ट हैं तो हम आपका व्याख्या अलग से बता देते हैं। यानी कि जब दो व्यक्तियों के बीच कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है, संव्यवहार हुआ है, तो और दोनों व्यक्तियों के बीच रिलेशन ऐसा है जो सक्रिय विश्वास का है, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर पूरी तरह क्या करता है, विश्वास। तो ऐसी दशा में आपका अगर संव्यवहार देखने से ही लोकात्मा विरुद्ध प्रतीत होता है, अंतःकरण के विरुद्ध प्रतीत होता है, या देखने से ही अनैतिक लगता है, या अंतर आत्मा गवाही नहीं देती, या गुड कंसेंस के अगेंस्ट लगता है, तो पहली बात ये जानिए कि न्यायालय ये उपधारणा करेगा कि जो आपका संव्यवहार किया गया था उसमें एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार की इच्छा को डोमिनेट किया था, दबा दिया था। वैसे सटीक उदाहरण आपका ये व्यापक धारा है, दबाने की बात यहाँ नहीं की गई है इच्छा की, लेकिन एक उदाहरण दूसरा पहले हम देते हैं ताकि जो हमारा वाक्य था वह वाक्य सटीक बैठे। और वह उदाहरण हम देते हैं गुरु चेले का। अगला जो उदाहरण आपका मिलेगा, देखिए आपका जो अगला उदाहरण पुत्र और पिता का है, लेकिन ये उदाहरण चेंज भी का आप कर सकते हैं। फिर हम बैक होंगे उदाहरण पर, एक उदाहरण और समाहित करिए इसमें। मान लीजिए गुरु और चेला के बीच संव्यवहार हुआ। चेला ने अपना घोड़ा जो 1 लाख का था 1,000 में गुरु को बेचा है। और ऐसी दशा में अब प्रश्न न्यायालय में ये है कि क्या ये जो घोड़ा बेचा गया ये सद्भाव में बेचा गया, यानी कि क्या चेले की इच्छा को दबाया तो नहीं गया। तो अब ऐसी दशा में 111 ये कहती हैं कि यह संव्यवहार सद्भाव में था, चेले पर कोई प्रेशर डाला नहीं गया। इस बात को साबित करने का भार किस पर होगा, जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में है। तो चेला है कि गुरु है? चेला नहीं भाई, भाई गुरुए तो विश्वास की स्थिति में है, चेला तो विश्वास करता है। किस पर विश्वास करता है? गुरु पर। और गुरु क्या निकले? गुरु घंटाल। तो गुरु को ही ये साबित करना पड़ेगा कि हमने चेले के साथ जो संविदा की है घोड़ा खरीदने की, वह गुड फेथ में की है, सद्भावना में की है, बोनाफाइड में की है। यानी कि चेले की भले कम पैसा हमने दिया चेले को, लेकिन कहीं भी इच्छा को डोमिनेट नहीं किया। अगर डोमिनेट किए होंगे तो संविदा अधिनियम की धारा 16 भी पढ़ना है, असम्यक असर माना जाएगा। कौन सी धारा? 16। तो ये दूसरा एंगल था, लेकिन आपका क्लाइंट और मुवक्किल में आइए। पहला, अब आइए, एक तो बेरक लिख लिए, इसके बाद समस्या पर आएंगे। प्रस्तुत समस्या में कक्षिकार और अटार्नी के बीच किए गए संव्यवहार का सद्भाव में किया जाना विवादित है। तो धारा 111 के अनुसार ऐसी दशा में आपका सद्भाव को साबित किए जाने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो सक्रिय विश्वास की हैसियत रखता है।
तो चूंकि प्रस्तुत समस्या में आपका अटॉर्नी कक्षीकार पर सक्रिय विश्वास की हैसियत में है, अतः यह साबित करने का भार कि यह संव्यवहार सद्भाव में किया गया था अटॉर्नी पर होगा। ये लिखेंगे आप। इसके बाद निष्कर्ष निकाल दीजिएगा लास्ट में, प्रस्तुत समस्या में यह साबित करने का भार कि संव्यवहार गुड फेथ में किया गया था अटॉर्नी पर होगा। लास्ट में एक लाइन क्या निकालना है, निष्कर्ष। तो अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 या 9 नंबर मिलने के पूरे चांस रहते हैं, लेकिन एक पॉइंट भी गलत हो गया तो 8 कट जाएगा और 0 हो जाएगा। अगर गलती हो गई तो 0, यानी कि जीते तो सिकंदर और हार गए तो गर्त में चले जाएंगे। ये सतर्क रहना है और इस बात को ध्यान में रखते हुए ही समस्याओं को छूना है। वैसे समस्याएं तैयार रखिए, बताई जा रही हैं एक एक धारा की समस्या। अब आपका कर्तव्य है कि उसको क्या करिए याद। तो 111 से आपका क्वेश्चन जो बन सकता है समस्यात्मक बन सकता है। इसके बाद 112 से क्वेश्चन टिप्पणी में बनता है धर्मजता की उपधारणा। तो चूंकि समय भी हो गया है SC/ST एक्ट चलाने का, तो आधा घंटा वो भी चले भाई, धीरे धीरे शेड्यूल सही किया जाए। तो आपका 5 मिनट रेस्ट ले लीजिए, 5-7 मिनट, तब आपका आधा घंटा 40 मिनट चलाते हैं SC/ST एक्ट भाई, क्योंकि दो दो क्वेश्चन भी चलता रहेगा। तो 10 क्वेश्चन है आपका, 10-10 दिन में एक एक क्या हो जाएगा। बहुत अधिक खींचेंगे तो 8-10 दिन, और क्या एक